सन 2011 में साउथ कोरिया में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसे जानकर ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया हैरान थी कि क्या कोई ऐसा भी कभी कुछ कर सकता है। जी हाँ, ना सिर्फ यहाँ पर क्राइम हुआ था बल्कि वो क्राइम बहुत बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। एग्जैक्टली कहूँ तो 8 महीनों तक चलता रहा। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ जब इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पर जो हुआ वो सही हुआ था या फिर वो गलत था। बट गलत यहाँ पर मेरे साथ भी ये होता है कि आप लोग ये वीडियो देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते। तो ये गलत काम आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत करिएगा। लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब बटन दबा दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल के वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें साउथ कोरिया के सोलसड्वीडो में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी एक माँ जिसका नाम किम था और उसी का एक लड़का शी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में दिक्कत चल रही थी और वो दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ माँ को थी, क्योंकि यहाँ पर किम का जब जन्म हुआ था तो उसके बाद से ही उसके पिता उसके साथ बहुत ज्यादा अब्यूजिव रहा करते थे। उसके साथ हमेशा मार पिटाई करना, दारू वगैरह पीकर घर पर आना, उसकी माँ के साथ मिलकर किम को पीटना, उसे खाना वाना ना देना, काफी दिनों तक कमरे के अंदर बंद करके रखना, यहाँ तक कि किम का यहाँ स्कूल तक भी छुड़वा दिया गया था, उसको आगे पढ़ाई तक नहीं करने दी। इसी चीज से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आगे उसकी जिंदगी क्या होगी और वो अभी क्या करे। खैर जैसे तैसे उसने वहां पर एडजस्ट किया। एडजस्ट तो क्या ही कहूं, वहां पर उसने अपने बस दिन काटे। दिन काटते काटते उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और जल्दी ही उसकी शादी भी करवा दी गई। लेकिन जिस लड़के के साथ किम की शादी करवाई गई थी उन दोनों के बीच में कुछ टाइम तक तो ठीक चला। शादी के बाद उनका एक लड़का भी पैदा हो चुका था जिसका नाम उन्होंने शी रखा। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के बाद से ही यहां माता किम अपने बेटे शी के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें करने लगी, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगी। और जब ये बात शी के पिता यानी कि किम के पति को पता चली कि उसकी पत्नी ऐसे ऐसे उसके ही बेटे के साथ ये सब कुछ कर रही है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने जाकर किम से बात करी और कहा कि तुम इस तरीके से हमारे बेटे के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुम उसको उसकी जिंदगी जीने दो। लेकिन यहां पर किम को ये चीज समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसके माइंड में वो सब कुछ बैठा हुआ था जो कि उसके साथ पास्ट में पहले होता आया था। उसके पिता ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर बिल्कुल वही चीज किम अपने ही बेटे शी के साथ ये सब कुछ कर रही थी, जिससे परेशान होकर किम के पति ने कोर्ट में डाइवोर्स तक की याचिका डाल दी कि नहीं, मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, यहाँ पर मुझे ऐसी लड़की नहीं पसंद जो मेरे ही बेटे के साथ ये सब कुछ करे। और साथ ही इस तलाक की याचिका में किम के पति ने लिखा कि मुझे मेरे बेटे यानी कि शी की कस्टडी चाहिए है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि किम का पति यानी कि शी का पिता वो भी कुछ कम नहीं था, उसके अंदर भी नशे पतों की लत लग चुकी थी और साथ ही ना सिर्फ वो नशे पते कर रहा था बल्कि किम को चीट भी कर रहा था। और जब ये चीज किम ने कोर्ट के अंदर प्रूव कर दी कि वो सब कुछ ये कर रहा है तो कोर्ट ने किम के हक में फैसला सुनाया। इनका डाइवोर्स तो हो चुका था लेकिन शी की कस्टडी किम को ही दी और कहा कि मां ही अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकती है, तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। अब यहाँ डाइवोर्स तो हो चुका था, शी का पिता किम से अलग रहने लगा, उसने अपना एक अलग घर ले लिया था सोलसड्वीडो में ही। लेकिन कोर्ट ने यहाँ ये भी ऑर्डर सुनाया था कि हर महीने किम के पति को उसे कुछ मेंटेनेंस भेजना पड़ेगा, हर महीने घर खर्च भेजना पड़ेगा, जिससे ये परिवार आराम से चल सके, शी की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। जब ये बात शी को पता लगी कि उसके पिता उससे अलग रहेंगे अब, तो वो बहुत ज्यादा उदास हुआ। वो अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो चुका था और बार बार उन्हें बोल रहा था कि मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन बेचारा उसका पिता भी क्या कर सकता था, उसने कह दिया कि नहीं, कोर्ट का ये ऑर्डर है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। मजबूरन अब शी को अपनी माँ किम के साथ ही रहना पड़ रहा था। लेकिन जब ये डाइवोर्स हुआ था उस टाइम पर बेचारे शी की उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की ही थी। वो अभी नर्सरी क्लास में ही पढ़ रहा था और वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड क्लास में आया और जैसे ही वो थर्ड क्लास में आया उसकी माँ का ऑब्सेशन उसके साथ और ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पर किम ने शी को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो सुबह उठते ही अपने बेटे शी को ये समझाने लगती कि देखो, बेशक तुम चाहे छोटे हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुमको अब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी। तुम्हारे पिता हमको छोड़कर जा चुके हैं और तुमको कुछ ऐसा काम करना है, इतना सक्सेसफुल बनना है कि तुम्हारे पिता अपने आप अपने घुटनों को रगड़ते हुए हमारे पास तक आए, हमको सक्सेसफुल देखकर। अब जैसे जैसे ये चीज, बेचारा शी छोटा सा ही तो था, वो बच्चा ही तो था, और जैसे जैसे वो ये चीजें सुनता उसके माइंड में यही बैठ चुका था कि उसे बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बनना है। और ये काम करने के लिए किम ने शी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसको छोटे से ही, बचपने से ही ये बताना शुरू कर दिया कि आखिर कानून काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर किम चाह रही थी कि उसका बेटा बड़ा होकर लॉ पढ़े, वो वकील बने, वो जज बने बड़ा सारा, और इस सब के लिए उसे सियोल यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए होगा। जब मैंने इस केस को अच्छे से पढ़ा तब मुझे पता चला बेचारे छोटे से शी को
दिन के 16-16 घंटे, जब वो 4th क्लास में था उसे दिन के 16-16 घंटे घर के लिविंग रूम में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। उसकी माँ ने अपना बेडरूम इस तरीके से मॉडिफाई करवा लिया था कि अगर वो जाकर बेड पर लेटती तो भी सामने उसके वो लिविंग रूम आसानी से दिखाई दे रहा था, और वो सारा सारा दिन देखती रहती कि आखिर उसका बेटा क्या कर रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, कहीं वो सो तो नहीं रहा। और जैसे ही वो सो जाता बेचारी की कहीं ना कहीं आंख भी लग जाती, तभी पीछे से किम खड़ी होती, वो कमरे से बाहर आती, पकड़ती शी को और उसे झटके से उठाती, उसे थोड़ा बहुत डांटती, उसे सुनाती और वापस चली जाती, सिर्फ ये समझाती कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। 5th क्लास में अब तक शी आ चुका था, और आपको पता है कि इस टाइम तक आते आते बच्चों के स्पोर्ट्स जो लेक्चर होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, और कई बार बच्चों को बाद में रोका जाता है स्कूल के, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स टाइम को अच्छे से एंजॉय कर सके। जिन्होंने बीच में अगर स्पोर्ट्स पीरियड नहीं अटेंड किया तो वो बाद में भी जाकर उस चीज को अटेंड कर सकते हैं। अब बेचारे हाँ शी को ये नहीं पता था कि उसको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही एक दिन 5th क्लास के अंदर उसने अपना स्पोर्ट्स पीरियड बाद में अटेंड करने की सोची, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और वो घर ना जाकर अपने स्पोर्ट्स पीरियड को अटेंड करने के लिए चला गया, वहां पर जाकर बास्केटबॉल खेल रहा था। वो सिर्फ आधा घंटा और 35 मिनट ही लेट हुआ था घर पहुंचने में, और जैसे ही वो घर पर पहुंचा तब यहां पर उसकी मां ने उसकी खबर लेनी शुरू कर दी, और खबर कुछ इस तरीके से ली कि सबसे पहले तो उसे बेसबॉल के बैट से, जो कि उसकी मां ने स्पेशल ये मारामारी करने के लिए ही लाकर अपने पास रखा हुआ था, उसी बेसबॉल के बैट से शी की पिटाई करी, और इसे सीधे तौर पर शाम के 3 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पढ़ने के लिए बैठाए रखा। सोचकर देखिए आप, यहां पर पूरे 11 घंटे हो चुके थे, अभी तक भी बेचारा शी पढ़ ही रहा था, उसको उठने तक की वहां से परमिशन नहीं थी। इन बिटवीन ना ही उसे खाना पानी दिया गया, ना ही उसे वॉशरूम तक जाने दिया गया। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। 6th क्लास में अब शी हो चुका था, उसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे, क्योंकि बेचारा दिन के 19-19 घंटे पढ़ रहा है। सो कितनी देर रहा है ये कोई अंदाजा नहीं है। स्कूल में भी वो पढ़ाई करता रहता, सबसे हटकर रहता, सबसे अलग रहता। उसके ना ही कोई दोस्त बने थे अभी तक, ना ही वो टीचर्स के साथ ज्यादा घुला मिला था। सिर्फ उसका मकसद था बुक्स के अंदर देखते रहना और घर जाते ही वापस बुक्स के अंदर लग जाना। तो ऑब्वियसली ग्रेड्स तो अच्छे आएंगे ही। खैर यहाँ पर 6th क्लास के अंदर उसकी माँ ने उसे एक लैपटॉप भी ला कर दिया ताकि वो स्मार्ट स्टडी वगैरह कर सके, कंप्यूटर से अच्छी जानकारी ले सके। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ ने एक दिन जब उसका लैपटॉप चेक किया तो उसके अंदर से उसको कुछ न्यूड पिक्चर्स और न्यूड वीडियोस वगैरह मिली। हम कह सकते हैं कि यहाँ पोर्नोग्राफी वगैरह मिली। और उस टाइम पर जब ये लैपटॉप चेक कर रही थी किम, उस टाइम पर शी स्कूल के अंदर था। सोच कर देखिए आप, जैसे ही उसकी माँ ने देखा कि उसके लैपटॉप के अंदर ये सब कुछ है, तुरंत किम अपने घर से बाहर निकली, अपनी गाड़ी उठाई, सीधा उसके स्कूल में गई। स्कूल में जाती उसके क्लास में गई और वहीं पर अपने बेटे को पूरी क्लास के सामने लेक्चर के बीच में पीटना शुरू कर दिया, उसी बेसबॉल बैट से जो कि उसने अपने घर पर ला कर रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ शी को पीटने के लिए। अब तक इस पॉइंट पर आकर आप ये चीज तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी माँ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं साइको थी वो अपने बेटे को लेकर, कि उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे। लेकिन एक बच्चा, उसका दिमाग कितना टॉलरेट कर सकता है, कितना सह सकता है वो अपनी माँ का इस टॉर्चर को। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसकी भी लिमिट होगी, कहीं ना कहीं तो वो भी थकेगा, वो भी बोलेगा। अब बोल तो वो सकता नहीं था क्योंकि उसकी माँ उससे बड़ी थी, वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। तो यहाँ पर शी का पढ़ाई में मन लगना ही बंद हो चुका था। जहां पर उसके ग्रेड्स 5th क्लास तक बहुत अच्छे आ रहे थे और अब उसे सियोल यूनिवर्सिटी में अपना मिडिल स्कूल पूरा करना था, उसके अंदर एडमिशन लेना था। उसका रैंक उसकी माँ उम्मीद कर रही थी तकरीबन 100 के अंदर ही आएगा, टॉप 100 जो बच्चे थे उसके अंदर आना चाहिए था। लेकिन शी का रैंक असल में 10,000 से भी ऊपर आया था। अब जैसे ही शी को ये बात पता चली कि उसका रैंक 10,000 से भी ऊपर आया है, वो बहुत ज्यादा डर गया। वो अपनी माँ को ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने से भी डर रहा था। उसको उम्मीद थी कि जैसे ही वो ये रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ को दिखाएगा, उसकी माँ उसे ऊपर से नीचे तक तोड़ डालेगी। तो बेचारा यहाँ क्या करता, उसने अपने रिपोर्ट कार्ड को ही जाली बना दिया। जितने भी ग्रेड्स ए से कम आए हुए थे उन सभी को ए लिखकर उसने अपना रैंक टॉप 100 के अंदर 62 कर लिया। यानी कि अब उसने दिखाया अपनी माँ को जाकर कि देखो मेरा टॉप 100 के अंदर 62वां रैंक आया है। लेकिन जब उसकी माँ को यह पता चला कि शी का, यानी कि उसके बेटे का 19-19 घंटे वो उसे पढ़ाती है और तब भी उसका 62nd रैंक आया है, यहाँ पर किम को अभी भी चैन नहीं था। उसने वही बेसबॉल बैट एक बार फिर से उठाया और बेचारे अपने बेटे को, यानी कि शी को दोबारा तोड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी सेवा कर डाली और ऐसी सेवा करी कि वो बेसबॉल बैट अब कमजोर पड़ चुका था और उसके भी 4 हिस्से हो चुके थे। जैसे ही देखा यहाँ पर शी ने कि उसकी माँ का बेसबॉल बैट भी टूट गया है, उसको खुद से अंदर से रोना आ रहा था कि उसकी माँ उसे कितना मारती है। अगर वो अपनी माँ को सच बता देता कि उसका रैंक 10,000 से भी ऊपर आया है तो यहाँ उसकी माँ उसकी जान ही ले लेती। और इसी 62वें रैंक के आने के साथ ही उसकी माँ और ज्यादा अब्यूजिव हो चुकी थी। उसको ये उम्मीद थी कि उसके बेटे का रैंक टॉप 10 के अंदर आना चाहिए था और इसी चीज के लिए, जैसे उसका बेसबॉल बैट तो टूट चुका था, अब उसने एक और नया बेसबॉल बैट मंगवाया और उस बेसबॉल बैट के साथ डेली की डेली 62 दिन तक, आने वाले अगले 60 से भी ज्यादा दिनों तक शी की माँ ने शी की दिन के 7 से लेकर 8 घंटों तक पिटाई जारी रखी।
सोच कर देखिए आप, यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के साथ क्या भयंकर टॉर्चर किया जा रहा था। अब इतने इतने घंटे कोई पीटेगा तो ऑब्वियसली उसके शरीर पर खून भी आएगा, लेकिन उसे अगली सुबह अपने स्कूल भी जाना था। जब मैंने शी के क्लासमेट्स का इंटरव्यू देखा तो मुझे पता चला कि शी क्लास के अंदर तौलिया अपने टांगों के बीच में दबा कर आया करता था। जी हाँ, जैसे ही पूरी रात पिटाई के बाद सुबह सुबह शी नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाता तो अपने बाथरूम में अपना तौलिया जो था उसका, वो तौलिया को नहाने के बाद फोल्ड करके अपनी टांगों के बीच में लगा लेता ताकि उसकी टांगे आपस में टच ना करें और ये सारा जो खून उसके शरीर से अंदर टांगों से निकल रहा है ये उसका तौलिया सारा सोख ले। सोच कर देखिए आप, बेचारा शी यहाँ पर क्या कर रहा था। लेकिन उसके दोस्तों को ये सब चीज़ें इसलिए पता क्योंकि जैसे ही वो स्कूल जाता वहाँ पर उनका एक पब्लिक बात का कोई लेक्चर लगा करता था जिसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स, गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग, पब्लिक में नहाया करते थे, मतलब कि अंडरगारमेंट्स डालकर नहाया करते थे सभी बच्चे। और जब जैसे ही सारे बच्चे अपने अपने कपड़े निकालते और जब शी भी निकालता तब उसका तौलिया भी उसकी टांगों के बीच में वो लगा हुआ मिलता। और जैसे ही उसके दोस्त उसकी तरफ देखते कि ऐसे ऐसे इसने तौलिया क्यों रखा हुआ है, तब उन्हें पता चलता कि इसके पूरे के पूरे शरीर पर तो मार पिटाई के निशान आए हुए हैं और ये निशान बहुत पुराने भी हैं और बिल्कुल नए भी हैं। अब कोई बच्चा इतना बुरी तरीके से पिट रहा है और वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है, ऑब्वियसली उसके माइंड पर भी इस चीज़ का फर्क आएगा। उसका माइंड भी अब काम करना बंद कर देगा। उसकी सोच जो थी, उसकी जो मेंटालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अब गिर चुकी थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ का हाल देखकर उसको खुद के ऊपर रोना आता और ऑब्वियसली रोना आना यहाँ बनता भी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिन तो भीत भी बोलेगी। हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, भीत यानी कि दीवार। अगर आप दीवार को भी लगातार मारे पीटेंगे, उसके साथ भी अगर आप उसको उंगली कर कर रखेंगे तो एक दिन तो उसको भी गुस्सा आएगा और वो भी बोलेगा। और यहाँ गुस्सा शी को भी आया और उसने भी बोला। अब तक यहाँ शी 9th क्लास में आ चुका था और इसी 9th क्लास में जब एक दिन शी अपने घर पर पिट रहा था तो उसके गुस्सा आया। उसके साइड में ही एक रोलिंग पिन पड़ी हुई थी। रोलिंग पिन एक टाइप से बहुत बड़ी एक छड़ी सी होती है वहाँ साउथ कोरिया में। एग्जैक्टली उसका क्या यूज़ होता है ये मैंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे समझ नहीं आया। खैर, यहाँ शी ने वो रोलिंग पिन अपनी साइड में से उठाई और उसने उस रोलिंग पिन के साथ अपनी माँ के ऊपर कई वार कर दिए। यहाँ इस वार के अंदर ना सिर्फ उसकी माँ घायल हुई बल्कि बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। जैसे ही यहाँ उसकी माँ के सिर में से खून आने लगा, शी ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और अपनी माँ को एम्बुलेंस में लाद कर हॉस्पिटल पहुँचाया। खुद भी साथ में हॉस्पिटल गया। वहाँ उसकी माँ को सर में टाँके आए, साथ ही उसकी माँ का जो सीधा हाथ था वो भी फ्रैक्चर हो चुका था। दिन आ चुका था 12 मार्च 2011 का। जी हाँ, ये वो दिन था जब इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 14 मार्च के दिन स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। और अब इससे पहले 12 मार्च के दिन यहाँ पर शी को टेंशन होने लगी थी कि उसको भी अपनी माँ को स्कूल में लेकर जाना पड़ेगा और जैसे अगर वो स्कूल में लेकर जाएगा तो उसकी माँ को पता लग जाएगा कि उसका रैंक और उसके जो स्कोर्स आ रहे थे, जो वो रिपोर्ट कार्ड घर पर लाकर दिखा रहा था, वो तो सब कुछ फेक थे। अब जो कि टीचर्स वो सारा सच उसकी माँ के सामने रख देंगे और जैसे उसकी माँ को पता चलेगा कि उसके बेटे शी का ना ही तो 62वां रैंक यानी कि 62nd रैंक आया है और ना ही उसके मार्क्स जो कि वो अभी तक घर पर दिखाता आया था वो भी इतने नहीं आते। और अगर यहाँ पर ये चीज किम को पता लग जाती तो किम उसकी जान ही ले लेती। लेकिन यहाँ पर शी एक ठान चुका था कि वो ये ऐसा होने ही नहीं देगा। इससे पहले ही उसे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। 12 मार्च के दिन अभी तक 3 दिन बीत चुके थे। शी ने खाना नहीं खाया था क्योंकि उसकी माँ ने उसका पिछले 3 दिनों से खाना पानी बंद किया हुआ था। और जैसे ही 12 मार्च की रात को 11 बजे उसकी माँ ने देखा कि शी तो आराम से अपनी टेबल के ऊपर सर रखकर सो रहा है। जब ये चीज किम ने देखी तो किम ने जाकर शी को उठाया, तुरंत उसे पढ़ने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर शी ने थोड़ा सा ऊपर देखा, अपनी माँ की तरफ देखा और गुस्से में उसकी तरफ थोड़ा सा रिएक्शन दिया। अब जैसे ही उसकी माँ किम ने देखा कि शी उसकी तरफ गुस्सा करना चाह रहा है, उसने तुरंत अपना वापस बेसबॉल बैट उठाया और शी को तोड़ना शुरू कर दिया। सुबह के 8 बज चुके थे। सोच कर देखिए, रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक शी की माँ किम शी को पीटती रही और बेरहमी से पीटती रही। शी ने बताया कि उस रात उसकी माँ ने तकरीबन 200 से भी ज्यादा वार बेसबॉल के बैट से उसके शरीर के ऊपर किए। सोच कर देखिए, 200 से भी ज्यादा वार। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो पूरी रात नहीं सोया था। 3-4 दिनों से उसने खाना भी नहीं खा रखा था, जिससे वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो चुका था। बिल्कुल एक जानवरों की तरह वो बिहेव कर रहा था। उसकी आंखों में नींद दिखाई दे रही थी। अगर वो थोड़ा सा भी सो लेता तो इसके बाद जो हुआ वो आखिर नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं सोया था। उसकी माँ ने सोने नहीं दिया और इसकी वजह से आगे जो हुआ वो बहुत बहुत ज्यादा भयंकर था। मैं आपको ट्रिगर वार्निंग देता हूं कि अगर आप उस तरीके की चीजों को यानी कि उन ग्राफिक्स को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना चलिए
चलिए मेरे साथ। 12 मार्च की सुबह 11 बजे अभी तक शी लिविंग रूम में ही आराम से पड़ा हुआ था। वो अपने दर्दों को संभाल रहा था, लेकिन वो अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ चुका था। 12 मार्च की सुबह 11 बजे वो उस फर्श से उठा, सीधा किचन में गया। उसने एक घुट पानी पिया। पानी पीते ही साइड में स्टैंड के अंदर रखे हुए एक चाकू को उठाया। चाकू को उठाते ही वो सीधा अपनी माँ के बेडरूम में गया। बेडरूम में जाकर उसने देखा कि उसकी माँ किम सोई हुई है आराम से, जबकि वो बाहर दर्द में करहा रहा था। खैर, अपनी माँ को सोता हुआ देख वो सीधा अपनी माँ के पास बेड पर गया। उसने अपने हाथ में चाकू उठाया और सीधा ही उसने वो चाकू अपनी माँ की सीधी आंख के अंदर देकर मारा। वो चाकू अंदर फंस चुका था और जैसे ये चीज किम को फील हुई वो चिल्लाने लग गई। किम को चिल्लाता देख शी ने तुरंत वो चाकू वापस बाहर निकाल लिया। एक हाथ से किम अपनी आंख को संभाल रही थी, दूसरे हाथ से शी को रोक रही थी। वो बार बार उसको और ज्यादा नीचा दिखाई जा रही थी। वो बार बार उसे बोल रही थी कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें कभी भी चैन से जीने नहीं देगा, अभी भी तुम रुक जाओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन यहाँ पर शी अब सब कुछ ठान चुका था अपने मन में जो उसे आगे करना था। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, अगर ये नहीं करता तो कल को यही चीज आप मेरे साथ करोगी, मुझे पता है, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। आपको ऐसी बहुत सारी चीज है मेरे बारे में जो कि नहीं पता, और आज नहीं तो कल वो आपको पता लगेगी, तब आप ये काम मेरे साथ करोगे। इससे पहले मैं ही आपके साथ ये सब कुछ कर दूं, आई एम सॉरी। ये चीज बोलकर शी ने वापस अपना चाकू उठाया, अपनी माँ के हाथ को हटाया उसकी आंख से और दोबारा किम की आंख के ऊपर वही चाकू मारना शुरू कर दिया। दोनों आंखों पर उसने वो चाकू मार मार कर आंखों को अंदर ही घोल दिया। वो चूरा बन चुकी थी बेचारी। यहाँ पर किम चिल्लाए जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर वो क्या करे। किम की आंखों को खत्म करने के बाद उसने वापस वो चाकू निकाला और अपनी माँ के बालों को पकड़कर गर्दन को कुछ इस तरीके से घुमाकर मोड़कर वो चाकू अपनी ही माँ के गर्दन में 3 बार मारा और इसी गर्दन पर हुए वार से किम ने उसी बेड पर दम तोड़ दिया। अपनी ही माँ का मर्डर करने के बाद वो अपनी माँ के कमरे से बाहर निकला, गेट बंद किया, अपनी ड्रेस बदली, अपने स्कूल में गया, स्कूल में पूरा दिन अच्छे से बिताया। अगले दिन वो वापस घर पर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर उसके पिता का, यानी कि जो अब दूसरे घर में रह रहे थे, तलाक हो चुका था, उसके पिता का शी के पास फोन आया क्योंकि वो उसकी माँ यानी कि किम से बात करना चाह रहे थे। उसने कहकर टाल दिया कि नहीं, अभी माँ बात नहीं कर सकती, वो बाहर गई हुई है, मैं आराम से बैठकर पढ़ रहा हूँ, आप मुझे पढ़ने दो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे में जाता, उसको अपनी माँ की लाश वहीं पड़ी हुई दिखाई देती। काफ़ी दिन बीत चुके थे, मैं कहूँ अब दिन हफ्तों में बदल चुके थे। गर्मियाँ आने वाली थी। आपको भी पता है कि जैसी गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है वैसी ही गर्मी साउथ कोरिया में भी पड़ती है, और इस गर्मी में कोई भी चीज़ हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ती भी है। जी हाँ, वो जो लाश अभी तक यहाँ पड़ी हुई थी इस बेड के ऊपर, उसने अब सड़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर कीड़े लग चुके थे, वो गलने लगी थी उसी बेड के ऊपर, और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी। लेकिन अभी भी शी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की लाश के साथ क्या करे, उसको कैसे ठिकाने लगाए, और कुछ तो उसे सूझा नहीं। वो घर के अंदर अकेला था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो इस कमरे को ही लॉक कर दे, परमानेंट अच्छी तरीके से पैक कर दे, और ये सारी जो बदबू है वो अंदर ही रहेगी। बाहर में रूम फ्रेशनर मार दूंगा, ये बदबू बाहर नहीं आएगी। और इस काम को करने के लिए तकरीबन जून के महीने में, सोचकर देखिए अभी तक 3 महीनों का टाइम बीत चुका था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीनों का टाइम बीत चुका था। मार्च में हुआ था ये कांड, और इस जून के महीने में वो अपने घर से बाहर निकला, साथ ही एक सुपरमार्केट से जाकर एक इंडस्ट्रियल लेवल की ग्लू को खरीद कर लेकर आया। और उस ग्लू से ना सिर्फ उसने वो दरवाजा अंदर से बल्कि बाहर से भी प्रॉपर सील कर दिया। और अब इस कमरे की हवा, अंदर वाली हवा अंदर ही और बाहर वाली बाहर ही। यहाँ से ना ही अब बदबू आ रही थी, ना ही कोई यहाँ पर कीड़े मकोड़े उसे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे। अंदर किम की लाश सड़े जा रही थी, सड़े जा रही थी। आगे भी काफी लंबा टाइम बीत गया। बार बार यहाँ पर शी का पिता शी को फोन करता और ये कहता कि उसकी माँ से बात करवा, लेकिन शी बात किससे करवाए। वो हमेशा अपने पिता को टालता रहता कि नहीं, मुझे बात नहीं करवानी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं आपकी बात बाद में करवाऊंगा। इतने महीनों तक भी शी के पिता की बात किम से नहीं हुई, तो शी के पिता को घर पर आना चाहिए था, लेकिन वो चेक करने के लिए नहीं आया। वो जस्ट खर्चा भेजता रहा, शी के अकाउंट में वो खर्चा आता रहा, और शी अब क्योंकि आजाद हो चुका था, अब उसे अपनी जिंदगी जीनी थी। बेशक अब यहाँ पर शी खुश तो बहुत ज्यादा था। खुश इसलिए भी था क्योंकि वो अब अपने दोस्तों को, जो उसके स्कूल में दोस्त थे, वो उनको अपने घर पर बुलाता, उनके साथ पार्टी वार्टी एंजॉय करता, उनको अपने लिविंग रूम में बैठाता, खाना पीना करता, मजे करता, एंजॉय करता। उसको इन सब में इसलिए मजा आ रहा था क्योंकि वो ये काम कभी पहले आज तक नहीं कर पाया था उसकी माँ की वजह से। लेकिन जब भी वो रात को सोने के लिए जाता, तब उसे उसकी माँ के सपने आने लगते, और वो सपनों में उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डराए जा रही थी। इन सपनों की वजह से वो अपने अंदर ही बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लग गया। अब उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी ही माँ के साथ ये सब कुछ क्या कर दिया। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसने अपनी माँ की डेड बॉडी को उसके ही कमरे में, उसके ही बेड के ऊपर पूरा पैक करके बाहर से कमरा
पूरे 8 महीनों तक छुपा कर रखा। वो पढ़ाई के प्रति भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुका था। उसने लिटरली स्कूल वगैरह सब कुछ छोड़ ही दिया था। उसका कोई मन नहीं कर रहा था कि वो स्कूल जाकर पढ़ाई वगैरह करे। उसने एग्जाम्स वगैरह देने छोड़ दिए। उसको वैसा लग रहा था कि वो आज़ाद हो चुका है। ये जो पढ़ाई है वो उसको अंदर से खाए जा रही थी और वो अब इससे दूर होना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही उसके पिता को ये सब कुछ पता चला कि उसका बेटा स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है, उसके पिता ने स्कूल में भी कंफर्म किया, तो स्कूल वालों ने बता दिया कि नहीं बाबूजी, ये तो हमारे पास आ ही नहीं रहा। तब यहाँ पर उसके पिता ने उसको बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या? वो तो तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा करती थी पढ़ाई के लिए और अब तुम स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हो। ये सब कुछ मुझे स्कूल से पता लगा। और जैसे ही उसके पिता ने उसे डांट लगाई तो वो वापस स्कूल जाने लग गया, लेकिन वही ऊपर वाली फॉर्मेलिटी से स्कूल जा रहा था। जस्ट जाता, वहाँ टाइम पास करके वापस घर आ जाता। मार्च में अपनी माँ का मर्डर करने के बाद जून का महीना आते आते उसने अपनी गर्लफ्रेंड तक बना ली थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बहुत बार घर पर लेकर आता। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी पूछा कि ये जो कमरा है ये हमेशा बंद क्यों रहता है? तब उसने बात कहकर टाल दी कि नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है इस कमरे का, तुम इसके बारे में मत पूछो, इसको यहीं रहने दो, तुम जस्ट मेरे साथ एंजॉय करो। शी डेली सुबह 5 बजे उठता, वो अपनी साइकिल उठाता, साइकिल उठा के अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता, उसके घर के बाहर खड़े होकर वेट करता कि कब उसकी गर्लफ्रेंड आएगी। वो उसको अपनी साइकिल पर बिठाता और दोनों साथ साथ स्कूल जाते। लेकिन स्कूल के अंदर वो एक बार भी नहीं मिलते थे क्योंकि यहाँ पर अंदर मिलना अलाउड वगैरह नहीं था उनके वहाँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते तो आपस में बातें करते कि स्टडीज की, और स्टडीज में अब यहाँ शी बहुत ज्यादा ही बेकार परफॉर्म कर रहा था। और इसी परफॉर्मेंस को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे पूछा कि तुम इतना बुरा क्यों परफॉर्म कर रहे हो स्टडीज में, तुम तो बहुत होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर उसने जस्ट कहा अपनी गर्लफ्रेंड को कि मुझे अपनी जिंदगी से अब कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा शी ने एक इंटरव्यू में यह भी बोला कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड ना बनी होती तो वो इंस्टेंटली ही जून के महीने में ही पुलिस के सामने जाकर सब कुछ कॉन्फेस भी करने वाला था। शी अब सबके सामने बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था और इसी बिहेव से परेशान होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पूछा कि तुम मेरे साथ भी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम सबके साथ ऐसे रूडली ही रह रहे हो। तब यहाँ पर शी ने रिप्लाई में अपने फोन से उसको मैसेज किया कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा इस तरीके से बातें करी, अगर तुमने मेरे व्यवहार के ऊपर दोबारा से कुछ इस तरीके से सवाल उठाए या फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे घर के सामने आकर ही सुसाइड कर लूंगा। टाइम आ चुका था अब नवंबर 2011 का, यानी कि टोटल अभी तक 8 महीने बीत चुके थे और इन 8 महीनों में वो लाश यानी कि किम की लाश अभी भी उसी के बेड के ऊपर पड़ी हुई थी पिछले 8 महीनों से। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि किम के हस्बैंड यानी कि शी के पिता वो बार बार फोन करते शी को या फिर किम को, तो किम तो उठाती ही नहीं। उसका फोन तो जस्ट बज रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। लेकिन जब वो शी को फोन करते तो वो उठाता और जब उसके पिता उसे बोलते कि तुम्हारी माँ से मेरी बात करवाओ तो वो हर बार ये कहकर टालता रहा कि नहीं, मैं बात नहीं करवा सकता, मैं बाहर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी अभी घर पर नहीं है, मम्मी बाहर गई है, मम्मी काम कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से, इन बहानों से परेशान होकर नवंबर 2011 की शुरुआत में ही शी के पिता ने घर पर आने का फैसला किया। और जैसे ही वो शी से मिलने के लिए उसे बिना बताए घर पर पहुंचे तो शी घर पर अकेला ही था। बाहर से दरवाजा उन्होंने खटखटाया, शी ने दरवाजा खोला और जैसे ही वो अंदर घुसे इस घर में उनको एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आई। और जब इस स्मेल के बारे में उन्होंने पूछा शी से कि ये स्मेल आखिर किस चीज़ की है और तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तब यहाँ शी कुछ नहीं बोला। और जब वो अंदर गए उन्होंने देखा कि लिविंग रूम का दरवाजा प्रॉपर तरीके से सील किया हुआ है, वहाँ पर ग्लू वगैरह लगाई गई है और बहुत ही मजबूत तरीके से इस गेट को बंद किया गया है। जब उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। तब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया और साथ ही पुलिस वालों को भी फोन कर दिया। और इससे पहले कि ये दोनों जब यहाँ इस घर पर पहुंचते उससे पहले ही शी ने अपने पिता को बता दिया था कि ऐसे ऐसे उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मजबूरी में उससे एक दिन ये सब कुछ हो गया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड वालों ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर जब उन्होंने हाल देखा तो सिर्फ और सिर्फ बेड के ऊपर कीड़े कीड़े चल रहे थे, सब कुछ पानी पानी हो रखा था। वो पूरी लाश गलकर सड़कर अब खत्म हो चुकी थी, लिटरली अब बस कंकाल ही बचा हुआ था। जब ये चीज उन्होंने देखी तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। साइड में ही खड़े हुए शी के पिता ने जब वो चीज देखी तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके ही बेटे ने ऐसा कुछ कभी कर डाला। जब वो ये सब कुछ देख रहे थे तब यहाँ शी ने अपने पिता को कहा कि आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। मुझे पता है कि अब मैं जेल जाऊंगा लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली अब यह खबर न्यूज में आने वाली थी और ना सिर्फ न्यूज में आई बल्कि ग्लोबली न्यूज में आई। पूरी दुनिया ने इस खबर को पढ़ा। हो सकता है आपने भी इस खबर को जरूर उस टाइम पर याद किया हो और आप भी इस सोच में पड़ गए हो कि आखिर ऐसा कोई कुछ कैसे कर सकता है। खैर, जिसने भी इस खबर को सुना उनको यह समझ आया कि हो ना हो ये शी जरूर साइकोपैथ है।
लेकिन जब डॉक्टर्स ने शी का एग्जामिनेशन किया, उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट किए, तब यहाँ पर पता चला कि शी असल में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित है। ये एक तरह की बीमारी है जो कि बच्चों को बचपने में ही लग जाती है, उनका बहुत ज्यादा गंदा बचपना रहने की वजह से। अगर उनके साथ मार पिटाई रही हो, उनका बचपना काफी अब्यूजिव रहा हो, उनके साथ काफी कुछ गलत हुआ हो अगर बचपने में, तो ये बीमारी उनके दिमाग में हमेशा के लिए घर करके बैठ जाती है। जब पुलिस वालों ने शी से पूछा कि आखिर तुमने ये डेड बॉडी को 8 महीने तक अपने पास क्यों रखा, तुमने इसको कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी, तो यहाँ पर शी ने कहा कि मेरे अंदर इतनी पावर ही नहीं थी कि मैं उस लाश को दोबारा जाकर देख भी पाऊं। मैंने जस्ट वो जो किया, उस टाइम पर मैं अपने होश में नहीं था, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोया नहीं था, मैंने खाना नहीं खा रखा था और मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका था अपनी माँ के बिहेव से। यहाँ डॉक्टर्स ने माना कि एक तरफ तो उसको बहुत ज्यादा पछतावा था कि जो उसने अपनी माँ के साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन दूसरी तरफ उसको अपनी जिंदगी में आजाद होने की खुशी भी थी। तो ये जब दोनों चीजें, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें जब दोनों आपस में मिली तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एक तरफ खुशी, एक तरफ दुख, ये जब दोनों आपस में मिले तो यहाँ पर शी एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगा। पुलिस की कन्फेशन में उसने बताया कि उसकी माँ उसके साथ कई बार बहुत अच्छा भी बिहेव किया करती थी और उसको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का जो भी उसने अपनी माँ के साथ किया। अभी तक आपको यही लग रहा होगा कि शी की माँ उसके साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें रख रही थी, उसके साथ हमेशा कंट्रोलिंग बिहेव कर रही थी, उसके साथ मारपीट कर रही थी, इसलिए शी ने आकर ये सारा कदम उठाया। लेकिन जब आस पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा तो नहीं था, घर के अंदर क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हर विंटर ब्रेक में, हर साल सर्दियों की छुट्टियों में ये दोनों माँ और बेटा की जोड़ी यहाँ से निकलकर कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाया करते थे और काफी लंबे लंबे दिन, लंबे लंबे टूर्स पर बिताया करते थे। इसके अलावा हर रोज शाम को शी अपनी साइकिल के ऊपर अपनी माँ को बिठाकर घूमने लेकर जाया करता था, लेकिन पिछले 8 महीने से हमने देखा नहीं था। हमें लगा कि हो सकता है उसकी माँ कहीं और जाकर रहने लगी हो और यहाँ शी अकेला रह रहा हो। उसने अपनी माँ की एकमात्र फोटो जो कि उसके साथ लगी हुई थी लिविंग रूम के अंदर, उसको भी कभी नहीं हटाया, उसको बल्कि अपने पास रखता। वो हर रोज सोने से पहले रात को उसको अपने पास लेकर सोता। ये दिखा रहा था कि वो अपनी माँ को प्यार भी बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन वो जो गुस्सा था वो प्यार के ऊपर हैवी हो गया। जब यहाँ पर कोर्ट में शी को पेश किया गया तो उसके वकील ने बोला कि यहाँ पर शी ने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको पहले 3 दिन भूखा रखा था और साथ ही तीसरी पूरी रात उसके साथ मार पिटाई करी और इसी की सेल्फ डिफेंस में आकर खुद को बचाव के लिए उसने अपनी माँ के साथ ये सब कुछ किया। जबकि इसके डिफेंस में सरकारी वकीलों ने कहा कि नहीं, शी ने जो भी किया वो अपने होशोवास में आकर किया, वो एक जवान लड़का होने ही वाला था, अपने अडल्ट उम्र में पैर रखने ही वाला था और अब तक इंसान को समझ आ जाती है। वैसे भी अब ये इतना मेंटल भी नहीं है कि एक मर्डर कर दे और इसको कुछ पता ही ना हो कि आखिर वो क्या कर रहा है। 9 जजेस की खास बेंच बैठाई गई इस केस के लिए, क्योंकि ये केस ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर था। इसीलिए स्पेशल 9 जजेस की बेंच ने 20 अगस्त 2012 के दिन ये फैसला सुनाया कि यहाँ शी को 3.5 सालों की सजा काटनी पड़ेगी अपनी माँ के मर्डर के लिए। यहाँ पर सिंपैथी इन 9 जजेस ने इसलिए दिखाई क्योंकि शी के साथ बचपने से ही, मैं कहूँ जन्म से ही, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता रहा था उसकी माँ के द्वारा। उसी के लिए उसे इतनी कम सजा सुनाई गई। उसको कितनी कम सजा मिली थी इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पूरे कोरिया के अंदर ऐसा अगर कोई कांड होता है, एक नॉर्मल हत्या भी होती है, तब भी कम से कम 7 सालों की सजा तो होती ही है, वो भी गैर जमानती। लेकिन यहाँ पर शी को सिर्फ और सिर्फ 3.5 सालों की सजा दी गई थी और वो भी 3 सालों बाद ही बाहर आ चुका था। इसके अलावा जब ये चीज पब्लिक को पता चली कि शी को 3 सालों की सजा हो चुकी है, 3.5 सालों की सजा हुई है, तब यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक सामने आई जिन्होंने ये आंदोलन करने शुरू कर दिए कि शी को जो भी सजा दी गई है इसको वापस लो, क्योंकि शी ने जो भी किया वो अपने बचाव में किया था। उसको बहुत टाइम से सफर कर रहा था वो चीज जो उसकी माँ उसके साथ करती आ रही थी। अब इसके बदले बंदा कुछ तो करेगा ही और उसने जो भी किया वो ठीक किया। ऐसी भी पब्लिक बहुत थी जिन्होंने ये चीज क्लेम करी। जेल के अंदर रहते हुए उसने अपने एक दोस्त को लेटर भी लिखा जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आपके खुद के माता पिता तो ये कहेंगे कि आप दूर का सोचो, लेकिन आप जिस स्कूल में जाते हैं वहां पर जो आपको माता पिता मिलते हैं यानी कि टीचर्स, वो आपको ये कहेंगे कि जो आप अभी जी रहे हो आप उसके बारे में सोचो। आपके खुद के माता पिता आपको ये कहेंगे कि बड़े बड़े सपने लो, लेकिन यहाँ जो स्कूल में जाते हैं जब वहां जो माता पिता मिलते हैं वो ये कहेंगे कि आप जिस उम्र में अभी जी रहे हो उसी के सपने लो। अब मुझे आपका यहाँ पर ओपिनियन चाहिए कि यहाँ जो भी कुछ हुआ इस केस के अंदर, क्या वो सही था, क्या वो गलत था। मैं कुछ नहीं बोल रहा इस केस के अंदर, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं रखूंगा, मुझे जस्ट आपका ओपिनियन चाहिए है कि हाँ जो शी ने किया अपनी माँ के साथ क्या वो सही था, या फिर जो उसकी माँ उसके साथ कर रही थी क्या वो सही था, या फिर इन दोनों का जो मिक्सअप हुआ वो सही था। मुझे सब कुछ आपसे जानना है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सोमन दे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।